भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 11 ब, पेज नंबर 64। प्रश्न 11, प्रिवी काउंसिल के उद्गम एवं विकास तथा भारतीय विधि के इतिहास में इसके योगदान की विवेचना कीजिए। प्रिवी काउंसिल ने भारत एवं तथा इंग्लैंड के मध्य एक सेतु का कार्य किया, जिसके माध्यम से इंग्लैंड के विधिक सिद्धांत भारत आए। व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालयों की स्थापना से पूर्व भारत से अपील प्रिवी काउंसिल को जाती थी। इस न्यायालय को विश्वास न्यायालय की भी संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि संसार के 1/5 भाग से अपीलें इस न्यायालय के सम्मुख की जाती थी। शाब्दिक अर्थों में प्रिवी काउंसिल का अर्थ है सम्राट की परिषद। यह परिषद एक न्यायालय का कार्य करती थी और सम्राट की ओर से न्याय प्रदान करती थी। इंग्लैंड की संसद के द्वारा प्रिवी काउंसिल अधिनियम 1833 ईस्वी में पारित हुआ तथा इसका नाम जुडिशियल कम्युनिटी एक्ट रखा गया। इसके अध्यक्ष थे परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड हाई चांसलर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। प्रिवी काउंसिल का उद्गम 1866 ईस्वी में मैनाइमन विलियम्स ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की। विजेता विलियम्स ने इसके पश्चात इंग्लैंड में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की। यह सरकार प्रत्येक प्रकार के कार्य कर सकती थी। उस समय इंग्लैंड में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को संगठित कर एक संस्था स्थापित की गई थी, जिसका नाम क्यूरी रैगिंग था। इस संस्था ने इंग्लैंड के न्यायालयों के विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया। इस संस्था के अधीन कार्यकारिणी व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के अधिकार से यह संस्था सामान्य प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई थी। इस संस्था की अग्रलिखित विशेषताएं थी। इस संस्था का नाम किसी संविधान से नहीं हुआ, परंतु आगे चलकर यह संस्था संविधान का आधार बनी। पॉइंट नंबर 2, इस संस्था के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था तथा इसकी सदस्य संख्या भी अग्निनिश्चित थी। यह इंग्लैंड के सामंतों की बहुत बड़ी संस्था थी। इस संस्था द्वारा इंग्लैंड के सम्राट का संपर्क उसके सामंतों से बना रहता था। यह संस्था इंग्लैंड में महत्वपूर्ण पत्रों पर एकत्रित होती थी। इस संस्था के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को समय समय पर महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे। इस प्रकार इस सभा का विभाजन प्रारंभ हुआ तथा सर्वप्रथम 3 महत्वपूर्ण न्यायालयों का विकास किया गया। कोर्ट ऑफ एक्सचेंजर, दूसरा कोर्ट ऑफ कॉमर्स प्लीज, किंग बैंक। इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण न्यायालय अस्तित्व में आए। इसी क्यूरी रैगिंग संस्था में इंग्लैंड के सम्राट के विश्वासपात्र व्यक्तियों का एक समूह था, जो बाद में सम्राट परिषद कहलाया। यह लोग सम्राट को विधि विषयों पर मशविरा दिया करते थे तथा सम्राट न्याय प्रशासन किया करता था। सम्राट को न्याय का स्रोत माना जाता है, अतः जिन व्यक्तियों को न्याय न मिल सके उन्हें इंग्लैंड के सम्राट से न्याय मांगने का अधिकार था। 15वीं सदी में इंग्लैंड में राजनीतिक उथल-पुथल प्रारंभ हुई। 1485 ईस्वी के बॉसवर्थ फिट्ज के युद्ध के पश्चात इंग्लैंड में ट्यूब राजवंश का उदय हुआ। इस समय भी क्यूरी रैगिंग
नामक संस्था बनी, लेकिन ट्यूडर सम्राटों ने परिषद के माध्यम से इंग्लैंड का शासन प्रारंभ किया। इस परिषद में तत्कालीन राजनीतिक महत्व के लोगों को सौंपा सम्मान मिला। इन्हीं व्यक्तियों में से कुछ लोगों को विद्रोह दबाने के उद्देश्य से न्यायिक कार्य सौंपे गए तथा इसका बदला हुआ नाम स्टार चैम्बर न्यायालय पड़ा, क्योंकि जिस हॉल में यह अदालत बैठती थी उसकी छत में तारे जड़े हुए थे। इसी कारण यह न्यायालय स्टार चैन कहा जाने लगा। इसी काल में इंग्लैंड को गुलाबी युद्ध करना पड़ा। यह समय इंग्लैंड में संसद का अभियुक्त हो रहा था। सम्राट के पास बहुत विस्तृत शक्तियाँ थीं, जिसके अधीन वह न्याय प्रशासन करता था। इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों में से जो अपील आती थी उनकी सुनवाई यह प्रारंभ में स्वयं सम्राट करता था, परंतु धीरे धीरे यह परिषद इन लोगों की अपील सुनने लगी। हेनरी अष्टम के समय जर्सी द्वीप से अपील आई, जिसकी सुनवाई 1572 ईस्वी में सम्राट की परिषद ने की, और यही पहली घटना है जब प्रिवी काउंसिल स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। यह एक समिति थी जो मूलतः सम्राट की ओर से न्याय प्रशासन करती थी। इस समिति की विशेषताएं यह थी कि न्यायालय ने होते हुए भी यह विशुद्ध रूप से कानून को लागू करती थी। इस परिषद के सदस्य राजनीति से दूर रहते थे। जो अपीलें सम्राट के सम्मुख आती थी वह इस परिषद को भेजी जाती थी, और यह परिषद तथ्यों का विवेचन करके अंत में अपील के निर्णय की रिपोर्ट सम्राट को दे देती थी। यह समिति इंग्लैंड के सम्राट के प्रत्येक देशों तथा उपनिवेशों से प्राप्त अपीली का निस्तारण करती थी। यह समिति इंग्लैंड के सम्राट के किसी भी क्षेत्र में बैठकर न्याय प्राप्त कर सकती थी। विभिन्न भारतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील। वैसे तो भारतीय न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अंतिम अपीली न्यायालय के रूप में अपीली काउंसिल, जिसका संशोधन रूप जुडिशियल कमिटी ऑफ रिव्यू काउंसिल था, जो लगभग 2 शताब्दियों तक कार्य करती थी, तथा विधि क्षेत्र में इसका योगदान बहुत अधिक महत्व रखता है। परंतु कुछ कारणों से प्रारंभिक अवस्था में इस न्यायालय को भारत में अधिक मान्यता प्राप्त न हो सकी, जिससे मुख्य कारण था कि सामान्य व्यक्ति को उस न्यायालय तक पहुंचने में कठिनाइयां। प्रिवी काउंसिल पहुंचने के बाद वहां अपना मामला प्रस्तुत करने की कठिनाई, जिसका संबंध बैरिस्टरों की लंबी चौड़ी फीस, न्यायाधीशों की भारतीय विधियों की अनभिज्ञता तथा प्रिवी काउंसिल के हस्तक्षेप से ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल की तुच्छता से था। अतः अधिकतर व्यक्ति इस कठिनाइयों में उलझने की बजाय घर में चुप होकर बैठ जाता ही उचित समझते थे। इतना सब होते हुए भी समय समय पर विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अंतरिम अपीलें प्रिवी काउंसिल को भेजे जाने की व्यवस्था की जाती थी। धीरे धीरे इस न्यायालय की मान्यता भी बढ़ती गई। विभिन्न न्यायालयों में भेजी जाने वाली अपीलों के संबंध में
की गई व्यवस्थाएं निम्नलिखित थीं। मेयर न्यायालय से अपील भेजे जाने की व्यवस्था 1726 ईस्वी के राजलेख द्वारा स्थापित मेयर न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीली काउंसिल में अपील भेजे जाने की व्यवस्था की गई थी। इस राजलेख में यह भी व्यवस्था थी कि पहली अपील गवर्नर इन काउंसिल को की जाएगी तथा इसके बाद दूसरी अपील प्रीवी काउंसिल को भी जाएगी तथा इसके लिए मियाद निर्णय दिए जाने से 14 दिन की रखी गई थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से अपील भेजे जाने की व्यवस्था 1776 ईस्वी में विनिमय अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के गठन की व्यवस्था की गई तथा यह भी नियम बना दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से असंतुष्ट न होगा तो वह उसके विरुद्ध एक निश्चित समय के अंदर इस संबंध से किंग इन काउंसिल के सम्मुख अपील कर सकेगा तथा यह भी निश्चित किया गया कि अपील से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमानित प्राप्त करना आवश्यक होगा। फौजदारी मामलों में ऐसी अपीली के लिए अनुमति देना अथवा न देना पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट के हाथों में ही सौंप दिया गया था। सदर दीवानी अदालतों की अपीली भेजे जाने की व्यवस्था। सदर दीवानी अदालतों द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते थे वह अंतरिम होते थे, लेकिन 1781 ईस्वी में पारित बंदोबस्त अधिनियम के द्वारा इन न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध प्री काउंसिल में अपील किए जाने की व्यवस्था की गई थी तथा यह भी व्यवस्था की गई कि भविष्य में 5000 अथवा इसके अधिक की माल्यता के वादों में सदर दीवानी अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपील काउंसिल में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। इस संबंध में यह भी विनियमित किया गया कि ऐसी अपील केवल उन मामलों में की जा सकेगी जहां वाद की विषय वस्तु 50,000 रुपये से अधिक हो तथा इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को 6 माह के अंदर उसे प्रस्तुत करना होगा, जिसे वास्तविक अनुमति देने के पश्चात यह न्यायालय समस्त संबंधित कागजात सहित सारा मामला अंतरिम निर्णय के लिए इस परिषद को भेजे देगा। मद्रास तथा बम्बई में स्थापित सदर अदालतों के संबंध में भी ऐसी व्यवस्था की गई। चौथा, विभिन्न उच्च न्यायालयों से अपील भेजी जाने की व्यवस्था। 1861 ईस्वी में जब उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई तो यह भी व्यवस्था कर दी गई। दीवानी मामलों में इन न्यायालयों के ऐसे प्रत्येक निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी जिसमें यह तो वाद की माल्यता 10,000 रुपये से अधिक हो या जहां संबंधित उच्च न्यायालय उस मामलों को अपील के योग्य समझे। फौजदारी मामलों के संबंध में इन न्यायालयों द्वारा अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अधीन दिए गए दंडादेशों के विरुद्ध अथवा उन मामलों में जहां निम्न न्यायालयों की विधि का कोई गुट प्रश्न निर्णय करने हेतु कोई मामला उनके पास प्रेरित किया हो, यह भी व्यवस्था की गई थी कि उन न्यायालयों द्वारा अनुमति देने के पश्चात ही प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकेगी। पांचवा, विशेष अनुमति से अपील किए जाने की व्यवस्था। विभिन्न राजलेखों के अधीन प्रीवी काउंसिल ने समय समय पर न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने की जो व्यवस्था की गई
इसके अतिरिक्त भी इंग्लैंड का राजा अपने विशेष अधिकारों के अधीन अपने सम्मुख अपील किए जाने की भी अनुमति देने को स्वतंत्र था, चाहे निम्न न्यायालय ने इसके लिए आवश्यक अनुमति दी हो अथवा नहीं। दीवानी विवादों में ऐसा आज्ञा तभी मिलती थी जब यह तो वाद में विधि का कोई गूढ़ प्रश्न अनहित हो या वाद का विषय जनहित से संबंधित हो, लेकिन फौजदारी मामलों में ऐसी अपीलें के लिए अनुमति न्यायालयों के पास ऐसे अधिक मामलों को निर्णीत किए जाने हेतु रोकने तथा इस कार्य के लिए एक निश्चित समय तक प्रतीक्षा करने के समय तक को घटाने के उद्देश्य से दी जाती थी। छठवां, संघीय न्यायालयों से अपील की जाने की व्यवस्था। 1935 ईस्वी के भारत अधिनियम के अधीन स्थापित संघ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध कुछ परिस्थितियों में अपील की जाने की व्यवस्था की गई। ऐसे अपील जहां उन्हीं परिस्थितियों में संभव थी जहां या तो वह अपील संघ न्यायालय के द्वारा किए गए ऐसे निर्णयों के विरुद्ध की गई हो जो जिसने अपने भौतिक क्षेत्राधिकार के अधीन किसी ऐसे मामलों में दिए हों जहां भारत सरकार अधिनियम 1935 की किसी व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया जाना हो अथवा कोई दूसरा विषय अंतर्निहित होने पर सभी न्यायालय अथवा प्रीवी काउंसिल में इस प्रकार अपील किए जाने की अनुमति देती हो। भारतीय विधि के इतिहास में प्रीवी काउंसिल का योगदान। प्रारंभ में भारत से इस न्यायालय को अधिक दूर होने के कारण अपीली को दाखिल करने की उलझी हुई प्रक्रिया, उनके न्यायालयों का भारतीय विधि से पूर्णतः अनभिज्ञ होना तथा इस अवस्था का बहुत महंगा होना कुछ ऐसे कारण थे जिनसे यह न्यायालय प्रारंभ में भारत में लोकप्रिय न हो सका तथा 1726 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक लगभग 300 अपीलें भारत से प्री काउंसिल में पहुंची, लेकिन 1833 से पारित अधिनियम के अंतर्गत जुडिशियल कमेटी की स्थापना हो जाने के पश्चात इस देश के निवासियों के मन में प्रीवी काउंसिल के प्रति सम्मान बढ़ने लगा तथा साथ ही साथ लोकप्रिय भी होने लगे। मानव सभ्यता की जितनी भी विधियां अब तक कार्य रूप में प्रभावी हुई, सभी को इस न्यायालय में अंगीकार किया गया। विश्व इतिहास में इसका सर्वाधिक महत्व है। इस न्यायालय के साक्ष्य भारत, श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा, मिस्र आदि अनेक देशों से अपीलें आती थी। इस दिशा में 1845 ईस्वी में एक और प्रयास किया गया तथा संसद ने एक अधिनियम पारित करके यह व्यवस्था कर दी कि भविष्य में भारतीय अपीलों को प्रीवी काउंसिल तक पहुंचने का ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी दायित्व नहीं रहेगा और उनकी संपूर्ण व्यवस्था पक्ष को स्वयं करनी होगी तथा इस प्रकार अभी तक उसने प्रक्रिया संबंधी पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण जो अपीलें लंबे समय तक बिना सुने पड़ती थी, खारिज हो जाती थी, अब वैसा नहीं होगा और लोगों को शीघ्र समुचित न्याय मिल सकेगा। उक्त व्यवस्थाओं से भारतीय जनता के मन में प्रीवी काउंसिल की मान्यता बढ़ती स्वाभाविक ही थी। अतः धीरे धीरे इन न्यायालयों में आयोजित की जाने वाली अपीलों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार यह न्याय भारतीय संविधान के लागू होने तक अर्थात 26 जनवरी 1950 तक सर्वोच्च अपीली न्यायालय के रूप में विधि के गुण एवं रहस्य
से मैं प्रश्नों को सुलझाते हुए अपने मत प्रकट करता रहा। वह आज तक भारतीय विधि के क्षेत्र में आधार स्तंभ बने हुए हैं। हालांकि इस न्यायालय के सभी न्यायाधीश अंग्रेज होते थे।